हम लोग अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस प्रकार से किया गया उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि जो है वो देखी कि किस प्रकार से अवध के नवाब और अंग्रेजों के संबंध थे और किस प्रकार से अंग्रेज जो है उनके द्वारा अवध के नवाब जो उनको बुरी तरह से लूटा गया और उनके साथ में संधियाँ की गई, जिनके माध्यम से ज़्यादा तो उनसे लाभ लिए गए और बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया गया। केवल दिखावे के लिए ये कहा गया कि तुम्हें सुरक्षा का वचन देते, लेकिन वास्तविकता में जब कभी भी उनको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सुरक्षा नहीं दी थी, बल्कि उनके द्वारा रखी गई सेना का प्रयोग जो था उन्हीं के खिलाफ किया गया था। अब नेक्स्ट बताते कि लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रकार से अवध का विलय करने के लिए चालें चली और किस प्रकार से उसने विलय किया। कि 1801 के बाद अवध के नवाबों ने आरंभ से कंपनी को संतुष्ट रखने का प्रयास किया और जब 1801 ईस्वी की संधि से अवध का बहुत बड़ा क्षेत्र कंपनी ने अपने अधिकार में कर लिया, तब भी किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया गया। कंपनी को दी जाने वाली नियमित वार्षिक धनराशि जो थी, उसके अलावा समय समय पर अवध से अतिरिक्त सहायता की भी मांग की जाती थी और अवध उन मांग जो उनको भी हमेशा पूरा करता रहा। फिर भी अवध के नवाब को समय समय पर शासन व्यवस्था को सुधारने की चेतावनी दी जाती थी, क्योंकि अब किस आधार पर उन्होंने इसी आधार पे कि अवध का शासन जो है अच्छे से नहीं चल रहा है और इसीलिए उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाए, तो ये अंग्रेज उन्होंने इस चार्ज को पकड़ लिया। जबकि संपूर्ण शासन व्यवस्था कंपनी के अधिकारियों के सुझाव के अनुसार ही चलती थी, क्योंकि अंग्रेज रेजिडेंट जो थे वो अवध के नवाब जो थे उनके उसमें दरबार में रहते थे और उनकी बिना अनुमति के नवाब ना ही तो किसी से संधि कर सकता था, ना ही किसी से युद्ध कर सकता था, कुछ भी कार्य नहीं कर। तो फिर जाहिर है वहाँ की व्यवस्था या शासन व्यवस्था को सुधारने की चेतावनी देने का कोई औचित्य ही नहीं था। 1837 ईस्वी में मोहम्मद अली अवध का नवाब बना और उसके साथ कंपनी ने एक और संधि की। इसके अनुसार नवाब को अपनी छोटी सी सेना जो थी उसको भी भंग करना पड़ा और संयोग से इसके बाद कंपनी का ध्यान अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब की तरफ लगा रहा और कुछ समय के लिए अवध बच गया। लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही अवध को हस्तगत करने का निश्चय पूरी तरह से कर लिया था और वह पूरी तरह से एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था और कलकत्ता से पंजाब तक अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, परंतु अवध का बड़ा राज्य कलकत्ता और लाहौर के बीच आवागमन में बाधा उपस्थित कर सकता था, इसीलिए इसको भी अपने आधिपत्य में लेना बहुत जरूरी था। इस कारण अवध को हड़प कर संपूर्ण उत्तर भारत पर सीधे अधिकार करने की योजना लॉर्ड डलहौजी ने बनाई और अवध के राज्य से कंपनी को और भी विशेष लाभ मिलने की संभावना थी। अवध पर अधिकार करने से कंपनी की आय बढ़ाई जा सकती थी, परंतु डलहौजी को अपनी योजना को पूरी करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए था और इसके लिए उसने कुशासन का बहाना जो था उसको ही सबसे अच्छा समझा कि अवध पर कुशासन का बहाना लगाया जाए और फिर बाद में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला जाए। परंतु इस आधार को तैयार करने में कहा जाता है कि उसको लगभग 7 वर्ष का समय लग गया था। फिर बाद में ही वह उसको अपने आधिपत्य में कर पाया। फिर बाद में वाजिद अली शाह 1847 में अवध का नवाब बना और उसे आरंभ से अंग्रेज अधिकारियों ने प्रशासन की तरफ ध्यान देने की चेतावनी देना शुरू कर दिया, परंतु नवाब ने अपना प्रशासनिक उत्तरदायित्व अपने अधिकारियों पर छोड़ दिया और स्वयं हमेशा आमोद प्रमोद और विलासिता में डूबता रहा। वस्तुतः वाजिद अली शाह यह समझता रहा कि जब तक कंपनी सरकार के प्रति वह निष्ठावान रहेगा उसे कंपनी सरकार कुछ भी नहीं करेगी, उसे किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसे गवर्नर जनरल डलहौजी की योजना की भनक जो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो तुम्हें केवल झूठा दिखावे के लिए चेता रहे हैं कि तुम्हें अपना शासन अच्छे से चलाना है, जबकि अवध के नवाब तो ये सोच रहे थे कि हम तो कंपनी सरकार जो उसके प्रति पूरी तरह से स्वामी भक्त है, तो अंग्रेजी या कंपनी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन इन लोगों को इस बात की भनक नहीं थी कि वो इसकी आड़ में अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना चाहते। अवध के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पूर्व डलहौजी ने उसके विरुद्ध लिखित साक्ष्य इकट्ठे करने का निश्चय किया ताकि वे अपने कार्य का औचित्य सिद्ध कर सके और इसके लिए अवध में नियुक्त अंग्रेज रेजिडेंट जो उनको एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा गया। अंग्रेज अधिकारियों ने भी ऐसी ही रिपोर्ट तैयार की जिसमें गवर्नर जनरल प्रसन्न हो सके और वे कंपनी सरकार के उच्च अधिकारियों के सामने बतौर साक्ष्य के रूप में उसको प्रस्तुत कर सके। इसीलिए सबसे पहले कर्नल स्लीमैन को इस प्रकार की रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा गया। 1848 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन को अवध में अंग्रेज रेजिडेंट बनाया गया और उसने अपनी रिपोर्ट में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर अवध के कुशासन के बारे में लिखा और स्लीमैन की रिपोर्ट के अनुसार अवध में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसे उसने अराजकता की संज्ञा दी और कुशासन का सारा दोष नवाब वाजिद अली शाह के सिर पर डाला गया। स्लीमैन के शब्दों में ये लिखा गया
कि अवध का नवाब कभी दरबार में उपस्थित होता ही नहीं। उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया कि शासन व्यवस्था में सुधार लेने के लिए या सुधार करने के लिए कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। फिर भी कर्नल स्लीमन अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि इस प्रकार की कार्रवाई से ब्रिटिश प्रतिष्ठा को बहुत ही गहरा आघात या धक्का लगेगा। और स्लीमन की इस दलील से डलहौजी को अपनी योजना थोड़े समय के लिए रोकनी पड़ी, परंतु उसने चालाकी से काम किया। न तो उसने स्लीमन को रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्रवाई की और न ही वाजिद अली शाह को कुशासन के बारे में कोई चेतावनी दी, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि डलहौजी ने अपनी योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर लिया, बल्कि 1853 ईस्वी में उसने एक पत्र में लिखा था कि अवध का राजा अहंकारी होता जा रहा है, जाने के पूर्व उसे निगल जाने में मुझे संतोष मिलेगा। और उसी वर्ष उसने कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड को लिखे पत्र में भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए। तो इस प्रकार से कर्नल स्लीमन जो उसके द्वारा जो रिपोर्ट लिखी गई थी उससे तो उसे इतना फायदा नहीं मिला, इसलिए वो उसको अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिला। लेकिन फिर कुछ समय बाद में उसने आउटरम जो उसको इस बात के लिए भेजा कि वो वहाँ पर जाकर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवध के नवाब जो उसकी व्यवस्थाएं जो उसके ऊपर आरोप लगाया जाए और फिर बाद में अंततः उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो इस प्रकार से कर्नल स्लीमन की रिपोर्ट से डलहौजी का काम नहीं बना, परंतु वे निराश नहीं हुआ। 1854 ईस्वी में उसने एक अन्य अंग्रेज अधिकारी जनरल आउटरम को अवध में नया रेजिडेंट बना दिया और जनरल आउटरम ने अपनी नियुक्ति के कुछ महीने बाद ही 1855 ईस्वी में अवध की शासन व्यवस्था के बारे में एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उसने लिखा कि नवाब एवं उसके शासकीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए और अवध के कुशासन को अतिशोक्ति के साथ यानी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया। और इस रिपोर्ट से डलहौजी का काम बन गया और उसने रिपोर्ट के तथ्य जो थे उनको तोड़ मरोड़ कर संचालक मंडल जो उसके सामने रिपोर्ट भेज दी और उसमें अवध में कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई। तो इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी जो है उसने बड़ी चालाकी से और झूठ इत्यादि का सहारा लेकर अवध के नवाब जो उसको चेताया भी ना और नहीं था, और जबकि सारा का सारा कार्य जो था अंग्रेज रेजिडेंट जो उन्हीं के द्वारा किया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर कुशासन का बहाना लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया, अर्थात उसको बहाना मिल गया और उसने ये कर लिया। डलहौजी अंतःकरण से अवध को हड़पना चाहता था, किंतु प्रकट में यानी कि सामने वो दिखाना नहीं चाहता था कि मैं हड़पना चाहता हूँ। अतः फिर सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि 1801 की संधि जो उसको भंग कर दिया जाए और इस संधि में नवाब ने उचित ढंग से शासन करने का आश्वासन दिया था, परंतु पिछले 50 वर्षों में संधि की इस शर्त का पालन ही नहीं किया गया। अतः इस संधि को भंग करके वाजिद अली शाह के साथ में एक नई संधि करने का निश्चय किया गया और नई संधि के अनुसार अवध के नवाब से मांग की गई कि वह प्रशासन का सारा कार्य किसको कंपनी को सौंप दे, उसे केवल औपचारिक अधिकार दिया जाएंगे, यानी कि वह नाम मात्र का राजा बना रहेगा। वास्तव में डलहौजी ये दिखावा करना चाहता था कि अवध को हड़पना नहीं चाहता, केवल वहाँ का शासन अच्छे से चलाना चाहता है या अंग्रेजों के अधीन लाना चाहता है ताकि लोगों को स्वच्छ प्रशासन मिल सके, और कंपनी का दायित्व भी यही बनता है। वाजिद अली शाह को नई संधि पसंद नहीं आई क्योंकि वह नाम मात्र का नवाब बनने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी उसने निष्क्रिय विरोध के अलावा और कोई भी कदम नहीं उठाया और डलहौजी से मिलने कलकत्ता चला गया। शायद गवर्नर उसने सोचा कि शायद गवर्नर जनरल को मुझ पर दया आ जाए, परंतु डलहौजी ने एक घोषणा जारी करके अवध के राज्य को कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिया। और डलहौजी का मुख्य तर्क ये था कि सर्वोपरि सत्ता की हैसियत से कंपनी अवध में व्याप्त कुशासन को एक मूक दर्शक की भांति नहीं देख सकती। इस प्रकार से अवध का राज्य जो था वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इस प्रकार से डलहौजी जो उसने बहुत ही चालाकी से क्या किया। अब नेक्स्ट बात यही आती है कि अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना क्या ठीक था, सही था या गलत था, क्योंकि जाहिर है अगर हम देखें तो ये किसी भी तरीके से ये औचित्य जो था इसका सही नहीं था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो था उसने झूठ का सहारा लिया, उसने चालाकी का सहारा लिया, उसने अवध के नवाब जो है उसके ऊपर बिना कारण ये आरोप लगाया, जबकि वास्तविकता में वहाँ के शासन जो उसमें इस प्रकार की कोई खराबी नहीं थी। लेकिन डलहौजी था वो हर हाल में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना चाहता था, इसीलिए उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वहाँ का शासन अच्छे से नहीं चला, जबकि वहाँ पर अंग्रेज रेजिडेंट रहते थे और उनकी अनुमति के बगैर वहाँ का प्रशासन नहीं चलता था। उसके बावजूद भी अवध के नवाब जो उसके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया गया कि वहाँ का नवाब जो कभी दरबार में नहीं जाता,
था। वहाँ का नवाब जो उससे वो हमेशा भोग विलास में डूबा रहता है। वहाँ का नवाब अपनी जनता जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, और इसीलिए वहाँ की जनता जो उसको इन अत्याचारों से मुक्त करने के लिए, वहाँ का शासन अच्छे से चलाए जाने के लिए हम अवध को अंग्रेजी साम्राज्य मिला रहे हैं। तो इस प्रकार से ये किसी भी हाल में किसी भी तरह से सही नहीं था।